नमस्कार दोस्तों। बिहार, हम लोग वर्तमान बिहार की चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य यह होगा कि आप बिहार के बारे में जो वर्तमान में समस्याएं हैं, बिहार में कौन समस्याएं प्रमुख हैं और इन समस्याओं से कैसे निजात दिलाया जा सकता है, इसके बारे में एक हम लोग संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए परिचित होते हैं वर्तमान बिहार से। वर्तमान बिहार आज एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में है। बिहार की जो आर्थिक स्थिति है, इसमें आधी से अधिक जनसंख्या, लगभग 70% बिहार में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। कहने का मतलब कि कृषि ही बड़े क्षेत्र में रोजगार दे रहा है। लेकिन सिर्फ बिहार में कृषि और इससे जुड़ी हुई समस्याएं नहीं हैं। बिहार अपने आप में एक समस्या बन चुका है। आज वर्तमान समय में बिहार में आम चुनावों की चर्चा आम है। आम सभा चुनाव 7 चरण में होने जा रहे हैं और 7 चरण में बिहार के सीटों पर चुनाव होगा। तो हम लोग समीक्षा करेंगे कि बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक दशा और दिशा है, किस ओर बिहार को ले जा रही है। सबसे पहले हम जानें कि बिहार के और आधुनिक बिहार के लिए क्या किया गया। मैं उन युवाओं से परिचित हो रहा हूं जिनकी उम्र 20 से 30 साल के आसपास में है। ऐसे युवा जब होश संभाले होंगे तो वो बिहार में एनडीए का सरकार देखे होंगे, जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखे होंगे और अभी भी वे मुख्यमंत्री के तर्ज पर नीतीश कुमार को ही देख रहे हैं। 2005 से वर्तमान तक कुछ समय के लिए अगर मांझी जी को छोड़ दिया जाए, जीतन राम मांझी छोड़ दिया जाए, तो बिहार के सिरमौर नीतीश कुमार ही रहे हैं। मोटा मोटी बिहार को देखा जाए तो बिहार में डेवलपमेंट कार्य हुए हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार, IMF रिपोर्ट के अनुसार, ADB के अनुसार बिहार में जो विकास का दर है वो कई वर्षों में 10% के ऊपर रहा है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को यह बता रहा है कि भारत का एक राज्य तेजी से विकसित हो रहा है। इसमें कोई आंकड़े गलत नहीं हैं। बिहार ने कई क्षेत्रों में डेवलपमेंट कार्य किए हैं। जैसे बिहार में सड़कें नहीं थी, आज बिहार में सड़कों का जाल है। बिहार में बिजली नहीं थी, बिहार में बिजली आ चुकी है और लगभग 22 से 23 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध हो रही है। सरकारी विद्यालयों का जो हाल था खस्ताहाल कि उसमें बच्चे बैठ नहीं पाते थे, आज विद्यालयों का नवनिर्माण किया जा चुका है और नए भवन बनाए जा चुके हैं। बिहार के जो थाने थे, सरकारी भवन थे, वो सब जर्जर हो चुके थे। ये पिछले 15-20 सालों में बिहार ने इसके नए रूप को देखा है। बिहार को सजाया और संवारा गया है। निसंदेह ही बिहार में विकास के काम हुए हैं। लेकिन क्या यह रोड है, गलियां, नलियां, सड़कें, बिजली, विद्यालयों के भवन, सरकारी भवनों के निर्माण से आम जनता को कितनी लाभ होती है? निसंदेह लाभ तो होती है, लेकिन बात आती है कि इनको डायरेक्ट कितना लाभ होता है। तो थोड़ा सा इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अब पटना बिहार की राजधानी है और बिहार में सभी 38 जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, हम लोग एक पे चर्चा करेंगे। बिहार के अस्पताल, हम लोग बात करेंगे अस्पताल पर। इंग्लिश में हम लोग हॉस्पिटल भी कहते हैं। छोटा मोटा बात समझिए, आपके सभी लोगों के घरों में कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार तो पड़ता ही होगा। सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा BPL कार्ड धारकों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए की बीमा कराई गई है स्वास्थ्य क्षेत्र में। अर्थात कोई भी BPL कार्डधारी व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो किसी भी अस्पताल में जाकर के वो 5 लाख रुपए तक की 1 साल के अंदर, ध्यान रखिए कि 1 साल के अंदर वह इलाज करा सकता है। फिर अगले साल उसे 5 लाख और रिन्यूअल कर दिया जाएगा। लेकिन आप में से कई ऐसे लोग होंगे कि जो वो कार्ड बनाकर, आयुष्मान कार्ड बनाकर अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं और अस्पताल कहता है कि इसका तो मेरे यहाँ अलाउ ही नहीं है। या कई ऐसे उदाहरण हैं, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं, कई ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं बातें करता हूं तो लगता है कि नहीं, ये तो बेमानी एक कार्ड बनाया जा चुका है। इनसे लाभ कुछ लोगों को मिला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों न्यूज में आया था कि ऐसे कुछ अस्पताल भी हैं जो आयुष्मान कार्डधारी लोगों को जो बीमार नहीं है उनका भी इलाज कर रहे हैं। 2 लाख 3 लाख का बिल बना देते हैं, उनको 20,000 25,000 थमा करके बाकी पैसा हड़प जाता है। ये बहुत चर्चा में थी। और दूसरी ओर है कि जिनको जरूरत है इलाज की, बिल्कुल ही उन्हें इलाज चाहिए, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है।
बिहार के अस्पताल चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आपका इलाज हमारे सरकारी अस्पताल में नहीं है, आप प्राइवेट अस्पतालों की ओर जाओ, क्योंकि वहां से नेताओं को कमीशन मिलता है। अब पटना के पीएमसीएच में चले जाइए। पटना के पीएमसीएच में आप जब चले जाते हैं और आपको कोई भयंकर इमरजेंसी घटना हो गई है तो आपको आनंद फानंद तो भर्ती कर ली जाती है, लेकिन भर्ती करने के बाद वहां न तो कोई इंजेक्शन है, न कोई दवा है, न कोई जांच है। उसके लिए आपको अस्पताल से बाहर अशोक राजपथ में जितने ये छोटे भैया दुकान खोले हुए हैं, फार्मा एजेंसी है, इनके आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। बेचारे गांव के गरीब आते हैं कि हम पीएमसीएच में इलाज करा लेंगे, वे आके यहाँ पे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। ये बिहार का आईना है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यहाँ कहा गया है कि पटना के पीएमसीएच अस्पताल को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं और रोड मैपिंग हो चुका है, काम भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपसे पूछने वाला कौन है कि वर्तमान समय में भी पटना के पीएमसीएच में या एनएमसीएच में, जो भी हॉस्पिटल पटना में है, किस तरह के इलाज मुहैया कराए जा रहे हैं। इसमें कुछ लोग आपके हम मिलाने वाले तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी को जो जमीनी हकीकत है पता है कि कैसी खस्ताहाल व्यवस्था है। अब तो ये तो पटना की मैं बात कर रहा हूं, बिहार के सभी 38 जिलों के सदर अस्पताल में, मतलब कि जिला मुख्यालय के अस्पतालों में क्या दशा है, यह आम जनता से बेहतर कौन नहीं जानता है। आम जनता जब अपने जिला मुख्यालय में, दूर दराज के गांवों से बहुत लोग तो पहली बार अपने जिला मुख्यालय में जाते हैं, इलाज कराने जाते हैं, तो इलाज के नाम पे वहां साधारण सा एक एक्सरे मशीन भी नहीं रहता है। पैर में फ्रैक्चर हो गया तो आपको एक्सरे के लिए बाहर जाना पड़ता है, और हम बिहारी होने पर गर्व महसूस करते हैं कि हम तो बिहारी हैं। बहुत कुछ कहने की बात है। तो कहने का मतलब कि हॉस्पिटल न सिर्फ नीतीश कुमार, कुछ समय के लिए विपक्ष के तेजस्वी यादव भी स्वास्थ्य मंत्री रहे बिहार के, इनके स्वास्थ्य मंत्री रहते बिहार में अस्पताल का क्या हाल था, किस तरह से लूट हुई थी, यह भी समाचार पत्रों में और मीडिया में चर्चा का विषय बन चुका था। अब किसी भी सदर से थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, अनुमंडल स्तर पर अस्पतालों में जाते हैं, प्रखंड स्तर के अस्पतालों में जाते हैं, वहां तो भाई साहब आपको एक स्क्रैच बैंडेज बांधने वाले लोग भी सही नहीं मिलेंगे। और बिहार कहता है कि हम तो विकास कर रहे हैं। आज आम चुनाव का दौर है, इसमें बहुत से लोग बरसाती मेढ़क की तरह सभी संसदीय क्षेत्र में जो संसद प्रतिनिधि के रूप में अपना वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, टर टर चिल्ला रहे हैं। इन बेवकूफों को आप वोट देंगे। इसमें से ये मैं नहीं कहता कि बिहार के सभी 40 सीटों पर बेवकूफ चुन के जाते हैं, आरकेसी जैसे लोग भी चुन के आते हैं, जो भारत के ऊर्जा मंत्री रहते हैं और भारत के ऊर्जा क्षेत्र में तो बहुत विकास किए। निसंदेह भारत के गांवों में 22 घंटे बिजली रह रही है, लेकिन आरकेसी से यह पूछा जाए कि आपका संसदीय क्षेत्र आरा में आपने जमीनी स्तर पर क्या किया। लोग कहते हैं कि आपने आरा स्टेशन पर एस्केलेटर बनवा दिया। ये उन बेवकूफों को कौन समझाए कि सेंट्रल रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा घोषणा की गई है कि सभी जिला मुख्यालयों और बड़े शहरों में स्टेशनों पर रेलवे मंत्रालय द्वारा एस्केलेटर की व्यवस्था की जाएगी। ये सेंट्रल मिनिस्टर रेलवे का पैगाम है, फरमान है कि जितने भी भारत में रेलवे क्रॉसिंग है, जहां पर फाटक होता है, कहीं भी फाटक नहीं रहेंगे, वहां ओवर ब्रिज बना दिए जाएंगे। यही दो काम आरा में दिखता है। लोग कहते हैं कि ये आरकेसी ने काम किया है। कुछ गाड़ियां रुकवा दी और वहां से गाड़ियां खुलने लगी। आरकेसी नहीं थे तब भी ये काम होता था। कहने का मतलब है कि आरकेसी जैसे गृह सचिव रहने वाले लोग भी जब संसद में आते हैं तो कुछ तो काम ठीक करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कोई काम नहीं दिखता है। आरा की मैं बात इसलिए करता हूं कि मैं आरा का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं कि हमारा मुहल्ला आज भी ज्यों कहते हैं वैसे ही बजबज कर रहा है। आरा में जमीनी स्तर पर रोड में आज भी धूल फांक रहा है, ना कोई सफाई की व्यवस्था है, ना कोई मतलब कि जो अतिक्रमण है रोड पर उसी कोई व्यवस्था है। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। आरा में पछियारी गुमटी पर बना हुआ ब्रिज जो 2006 में इसका ओपनिंग हो गया था, जर्जर अवस्था में आ चुका है, कब से कोई ठीक नहीं है। पुरवारी गुमटी पर इसका विकास हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इससे बिहार का विकास होगा? जब तक बिहार के 40 सीट के सांसद और सारे ये एमएलए जब तक दिल से और जमीनी स्तर पर विकास नहीं करेंगे, बिहार बजाता रहेगा। बिहार में कुछ होने वाला है नहीं। तो ये तो मैंने आपसे अस्पताल की बात की। बिहार में अगर थोड़ा सा गरीबी की बात की जाए कि बिहार में क्या गरीबी है, क्या बेरोजगारी है, तो आपके तो पैर के नीचे से जमीन ही खिसक जाएगी। इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसको हम आपको डेटा से दिखाते हैं कि बिहार में
बेरोजगारी दर क्या है, ये आंकड़ा ज़्यादा पुराना नहीं है, पिछले चुनावों के समय का है, 2020 के चुनाव के समय का ये आंकड़ा है। बिहार में जो बेरोजगारी दर है आप इसे देखिए। अगर बिहार के टोटल बेरोजगारी को देखा जाए कहां कहां पर कैसी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपको ग्रीन से इंडिकेट किया गया है। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में 7% पुरुष और 6.8%, मतलब कि लगभग कुल बेरोजगारी जो दिखा रहा है यही 7 और लगभग 7 देखा जा रहा है। महिला है इसमें 2.3%। अब ये आंकड़े कितने सही हैं आप इसको समझिए। क्या किसी ग्रामीण क्षेत्रों में 100 में सिर्फ कुल 9% या मान लीजिए 7 से 14 2 16% लोग ही क्या है बेरोजगार हैं? ये सफेद झूठ है, ये कागजी खेला है, कागजों पर कार्रवाई है। बिहार में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में कि आप चले जाएं तो एक घर में परिवार का मुखिया है, वो 1-2 कट्ठे उसके पास जमीन है और दूसरे की जमीन में वो खेती करता है, कैसे कैसे परिवार का गुजारा करता है, और उन लोगों को भी सरकार ने रोजगार की श्रेणी में रखा हुआ है। कितना छिपा हुआ बेरोजगारी बिहार में है आपको बिल्कुल ही ये आंकड़े नहीं स्पष्ट कर पाएंगे। बिहार में देखा जाए सरकारी नौकरी अगर 3.4% है, इसको हम 4% मान लेते हैं, तो बच गया 96% लोग। तो 96% में लगभग 60% के आसपास के पास कोई रोजगार नहीं है। वे झूठ मूठ के दूसरे रोजगारों में जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। उनके पिता अगर किसान है तो उनके साथ उनका बेटा भी लगा है और सरकारें जोड़ देती है तो रोजगार में लगा हुआ है। कोई बेचारा 2 अगर गाय पाल के जीवन बसर कर रहा है तो लोग कहते हैं इस पर रोजगार है। रोजगार का मतलब ये होता है कि अपने जीवन की आवश्यकताओं को, मिनिमम आवश्यकताओं को आसानी पूर्वक पूरा कर सके। तो ऐसे कौन से रोजगार बिहार के लोग कर रहे हैं? एक किसान जिसके पास 5 बीघे तक जमीन है और उसके 10 लोगों का परिवार है, वो भी अपने मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। और बिहार में कहा जा रहा है कि बहुत कम प्रतिशत लोग, अब तो 30% लोग ही रह गए हैं, बेरोजगार रह गए हैं। ये एक बहुत बड़े आप में आंकड़ों का झोल है। शहरी क्षेत्रों में इतनी छिपी हुई बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, लोग कर्ज में इतने दबे हुए हैं, सरकार इन आंकड़ों को कभी आपके सामने प्रदर्शित नहीं करेगी। बिहार में बेरोजगारी का जब दर देखना हो, बिहार जब बेरोजगारी का रियल चीज देखना हो, देखिए कैसे लोग ट्रेनों में लटक लटक के अब रोजगार को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। क्या स्थिति है रेलवे स्टेशनों पे एग्जाम के समय क्या होती है आपको पता चल जाएगा। अभी बिहार में शिक्षक भर्ती की बात की गई है, ये आपको बिल्कुल ही जानने चाहिए कि शिक्षक भर्ती बिहार में कैसे हुआ और कितने बिहारियों को रोजगार दिया गया। हमारे अभी विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रताप, नाम इनका तेजस्वी है लेकिन मुझे तो इस सब जगह से गधे ही नजर आते हैं। इन्होंने बिहार में कहते हैं कि हम 2,30,000 नौकरियां दी हैं। इस बेवकूफ को यह बताया जाए कि 50% तो आपने अदर स्टेट को दे दिया, तो मतलब कि 2,30,000 में 1,15,000 नौकरियां सीधे बिहार के बाहर के पास लोगों को चली गई। अब आते हैं कि इसमें रियल बिहारी को नौकरी कितनी मिली है, तो रियल बिहारी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बिहार के जो शाहाबाद जिला है या उत्तर प्रदेश और झारखंड से जो सटे जिले हैं, वहां अधिकांश लड़कियों का शादी बिहार से उत्तर प्रदेश या झारखंड की ओर हुआ है। वहां के लोग डोमिसाइल बिहार के बनवा करके, आवासीय बनवा करके, वो भी बिहार के टीचर में भयंकर संख्या में नौकरी प्राप्त किए हैं। मतलब कि 1,15,000 जो बचा 50%, उसमें भी लगभग 30,000 35,000 नौकरियां गलत ढंग से दूसरे राज्यों को लोग बिहार से लेके चले गए। 80 से 85,000 नौकरी 2,30,000 टीचरों में सिर्फ बिहारी, मूल बिहारियों को मिला है। और ये कहता है कि बेवकूफ हमारा तेजस्वी प्रताप कि हम तो बिहारियों को मालामाल कर दिया नौकरी से। तो ये बेरोजगारी जो बिहार में दिख रही है, इसके जो आंकड़े हैं वो आप केवल किताबों पर मत जाइए, इसके लिए हकीकत रूप से देखिए कि रियल में बिहार में कितने रोजगार और किसको कैसे कहां मिला हुआ है। अब हम लोग बिहार के आमूल चूल सभी समस्याओं पर आते हैं। एक आपको मॉडल दिया गया है, इस मॉडल में स्पष्ट दिखाया गया है कि बिहार में गरीबी की समस्या के मुख्य कारण क्या है। इसको गिना जाए तो पहला समस्या जरूर बहुत बड़ा है। हर साल आने वाली बाढ़ उत्तरी बिहार में और दक्षिणी बिहार में पुनपुन और सोन के इलाके में भी प्रति वर्ष बाढ़ आती ही आती है।
माने बिहार के लगभग 22 से 23 जिले ऐसे होते हैं जो प्रति वर्ष बाढ़ से भयंकर रूप से ग्रसित होते हैं, और यहाँ जो अवसंरचनाओं का विकास किया जाता है वो नदियां अपने साथ बहा के लेके चली जाती हैं। इतना ही नहीं, किसानों के कृषि उत्पाद भी इससे तबाह हो जाते हैं, किसानों के घर भी गिर जाते हैं और सरकारी निर्माण की तो धज्जियां ही उड़ जाती हैं। तो लगभग बिहार का प्रति वर्ष यहाँ विकास किया जाता है, लेकिन इससे प्रति वर्ष माइनस हो जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है बाढ़। दूसरी समस्या को अगर हम लोग देखते हैं, कृषि क्षेत्र में युवाओं की रुचि। कहा जाता है कि किसी भी देश में जब युवाओं की संख्या अधिक होती है तो उस देश में तेजी से विकास होता है। बिहार में सबसे अधिक रोजगार कृषि क्षेत्र दिया है, और इस कृषि क्षेत्र में ही युवाओं की रुचि नहीं है। रुचि नहीं होने का बड़ा कारण है कि बिहार में युवा क्यों कृषि में रुचि लेगा जब कृषि लाभप्रद है ही नहीं। बिहार के किसान जो है सीमांत कृषक है, इनके पास जमीन नाम मात्र की है, और आधुनिक कृषि का बिहार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप जान लीजिए कि जितने भी आधुनिक कृषि उत्पाद हैं और बड़े कृषि उपकरण हैं वो बिहार में बिकते ही नहीं। बिहार में ये कंपनियां आके अपना प्रदर्शनी तो लगाती हैं, लेकिन उनकी खरीदारी 0.2 से लेकर 3% तक होती है, मतलब कि नहीं के बराबर होती है। विश्व स्तर पर जो कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं वो बिहार में कभी अपना प्रदर्शनी लगाती ही नहीं है। तो बिहार के युवा क्यों रुचि लेंगे? बिहार के प्रति युवाओं पर कितने कृषि जमीन है, किस प्रकार की उत्पादकता वो प्राप्त कर सकते हैं? तो जब युवा रुचि नहीं ले रहे हैं, घिसे पीटे कृषक मजदूर ही इसमें रुचि ले रहे हैं, तो किस तरह से कृषि करेंगे आप समझ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़े लिखे होते हैं, कृषि उत्पादों को कैसे बढ़ाया जाए इसके पास कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन सभी कारकों को एक बिहार का किसान अपने खेतों में इस्तेमाल नहीं करता है। ये निसंदेह है कि बिहार के खेतों में लगभग सिंचाई मिला जुला के हो जाती है, लेकिन बहुत से क्षेत्र असिंचित क्षेत्र हैं। बिहार में खाद की उपलब्धता है, लेकिन पंजाब की तुलना में बहुत कम है। बिहार में कीटनाशक है, पंजाब हरियाणा की तुलना में, पश्चिमी यूपी की तुलना में बहुत कम है। बिहार में जो प्रति हेक्टेयर बीज का प्रयोग होता है बहुत कम है। तो क्यों बिहार में कृषि क्षेत्र में युवा रुचि लेगा? और जब युवा रुचि नहीं लेगा तो मतलब कि बिहार के कृषक बूढ़े हो चुके हैं। अब बूढ़ों की उत्पाद कितनी होती है आपसे छिपा हुआ नहीं है, एक बूढ़ा किसान और एक युवा किसान। तो इस तरह से बिहार में एक बड़ी समस्या है कि युवा इसमें न इन्वेस्ट करना चाहते हैं, न अपने आप को भागीदार बनाना चाहते हैं। तो कृषि लगातार बिहार की पिछड़ती जा रही है। रोजगार का भारी अभाव। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है, डेंसिटी के रूप में भी है और ओवर पॉपुलेशन भी है। अगर बिहार में आज जनगणना कराई जाए तो बिहार की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। एक छोटा सा राज्य, इसको छोटा इसलिए कहेंगे कि झारखंड इससे अलग हो चुका है। तो एक छोटे से राज्य में इतनी बड़ी जनसंख्या, लगभग ऑस्ट्रेलिया जैसे महादेश के, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के लगभग 6 गुना से अधिक जनसंख्या रहती है बिहार में, और संसाधन नाम मात्र का। संसाधन इतना ही है कि उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रसित और दक्षिणी बिहार सूखा ग्रसित। मिनरल्स माइंस यहाँ पर है नहीं, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी यहाँ पर अपना उद्योग लगाना नहीं चाहती है। सरकारी नौकरी कितनी होती है आपको पता है, 2 से 4%। तो ये बिहार के युवा रोजगार कैसे ले पाएंगे, कहां ले पाएंगे? न यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का सही व्यवस्था है, यूनिवर्सिटियां सही नहीं है, पढ़ाई की सही व्यवस्था नहीं है। तो बिहार के आखिर युवा जाएंगे तो जाएंगे कहां पे? तो बिहार में जो रोजगार है यह न सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर रूप में है, बल्कि राजनीति प्रेरित भी यहाँ पर क्या है, रोजगार है। यहाँ की राजनीतिज्ञों में वो इच्छा शक्ति प्रबल दिखाई नहीं पड़ती कि बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक रोड मैप बना सके। ये ढूंढते रहते हैं कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। ये जो हमारे सूत्र नियम बनाने वाले जो स्टाफ हैं, जो मंत्री हैं, नेता हैं, मैं एक टीचर हूं, मेरे जबान से गंदी बातें नहीं जानी चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि युवाओं के बीच में अगर रोजगार मंत्री से कोई व्यक्ति मिल जाए तो उनको आप जूता से जरूर मारिए। वे आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको उल्लू बनाते हैं कि हम आएंगे तो 20 लाख देंगे रोजगार, 25 लाख रोजगार देंगे, इतनी रोजगार जगह खाली है। ये सब दकियानूसी बातें हैं। सभी सरकारी पोस्टों को भर दिया जाए बिहार में तो भी लगभग बिहार में
60 से 70% युवा बेरोजगार ही रह जाएंगे। जब तक बिहार में मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं आएंगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं आएंगी, बड़े मात्रा में उद्योगपति यहां पर निवेश नहीं करेंगे, यहां के युवाओं को सही स्किल डेवलपमेंट नहीं की जाएगी, रोजगार प्रशिक्षण और वोकेशनल कोर्स नहीं कराए जाएंगे कि यहाँ के युवा विदेशों में भी जाके पैसे कमा सकें, तब तक बिहार में रोजगार नहीं रहेगा। ये बात सही है कि भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोजगार लेने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं, देने वाले बनिए। बिहार के युवा में बहुत क्षमता है, बिहार के युवा देश में सर्वाधिक ऊर्जावान है, लेकिन इन ऊर्जावान युवाओं को एक स्किल जो होती है, जो रियल स्किल होती है, वो कागजों पर ही रह जाती है, उसको जमीनी स्तर पर और युवाओं तक नहीं पहुंचाया जा सकता, नहीं पहुंच पा रहा है। और बिहारी जहां भी जा रहे हैं अकुशल मजदूर के रूप में 4th ग्रेड कर्मचारी या इससे नीचे के स्तर में भी काम करने को मजबूर हो जाते हैं। ये अलग बात है कि बिहार में पढ़े लिखे लोग विदेशों में जाके बड़े बड़े पोस्टों पर काबिज हो जाते हैं, लेकिन ये कितने हैं? 1% या इससे भी कम है। बिहार में 2015 के बाद यूपीएससी की शिक्षा पैटर्न में जब बदलाव किया गया, सीसेट लाया गया, जब अंग्रेजी विषय को महत्व दे दिया गया, तो बिहार से निकलने वाले आईएएसओं की संख्या में भारी कमी आई है। बिहार में जिस तरह से बीपीएससी में शिक्षा में बदलाव किया गया है और जिस तरह बिहार में पढ़ाने वाले कुछ बेवकूफ टीचर कोचिंग संस्थानों में बदलाव करके अपने आप को सर्वोपरि साबित किए हैं, बिहार में रिजल्ट पीसीएस में भी बहुत कम होते जा रहा है। उत्तर प्रदेश और दूसरे स्टेट के लोग आकर के यहाँ पर रिजल्ट ले रहे हैं, लेकिन बिहारी बच्चों का रिजल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके जो पढ़ने का तारतम्य है, एक तो बीपीएससी ने तोड़ा और दूसरे कुछ बेवकूफ संस्थानों और टीचरों ने तोड़ दिया। बीपीएससी इसलिए तोड़ा कि पीटी और मेंस के बीच समय नहीं दे रहे थे, कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, 40 से 45 दिन पीटी मेंस तैयारी सब कर लो, कैसे होगा? जो एक तारतम्यता थी कि एक साल में पीटी या मेंस एक साल में होता था, ऐसा नहीं हो पा रहा था। ये अलग बात है कि 17वीं के लिए आपके पास कुछ समय दिया गया, लेकिन बीपीएससी में कितने सीट आते हैं? 500, 1000, 1500। इससे बिहार के लोग कितने युवाओं को रोजगार मिलेगी? टोटल वैकेंसियां देख लीजिए एक साल में आने वाली, सामान्य वैकेंसियां, वो टीचर की बात छोड़ दिए तो 50,000 से 1 लाख के बीच होती है। मैंने 5 सालों में कोई अगर एक सरकार देती है तो लगभग 2 से 2.5 लाख रोजगार दे पाएगी। और प्रति वर्ष कितने युवा रोजगार की डिमांड करते हैं, इसकी अगर चर्चा की जाए तो आपके दिमाग सुन पड़ जाएंगे। तो इसलिए बिहार की रोजगार की जो समस्या है अभी दूर होती नजर नहीं आ रही है। स्वरोजगार में युवाओं की भागीदारी बहुत कम, ये जो चौथा पॉइंट है बिहार के गरीबी का, कि स्वरोजगार में युवाओं की भागीदारी बहुत कम। सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री द्वारा योजनाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं कि युवाओं को स्टार्टअप दी जाए, दिया भी गया है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि सभी युवा स्वरोजगार करके क्या उसमें सफल ही हो जाते हैं? शुरुआत में रोजगार तो कर लेते हैं, लेकिन उनको पुनः आगे बढ़ाने के लिए कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट या मुख्यमंत्री योजना के तहत उनको एक हेल्प दे दी गई, लेकिन बीच में उनकी स्वरोजगार में कुछ अगर खराबी चली आई, कुछ घाटे आ गए, तो उसको उबारने के लिए कोई बैकअप सपोर्ट नहीं होता है। ये होता है कि ऐसे जो स्वरोजगार करने वाले युवा होते हैं वो कर्जदार बन जाते हैं और उनकी जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति थी वो भी बिक जाती है। सरकार कब ध्यान देगी, कब युवाओं के पीछे लगेंगी, कब देश के विकास के राज्य के विकास के प्रति वास्तविक रूप से सरकार और सरकारी मिशनरियां खड़ी होंगी, ये दिखता नजर नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई स्टार्टअप सरकार ने दे ही दी और मान लीजिए कि उत्तरी बिहार में कोई आपदा हो गया, तो उनकी LIC की भरपाई करते करते जितना समय लग जाएगा उसमें उसका स्वरोजगार का मटिया मेट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह जब तक युवाओं के पीछे सरकार एक पिता की तरह खड़ी नहीं होती है, तब तक उनका कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए रोजगार में तो कमी आएंगी ही आएंगी। 5वीं बड़ी समस्या है प्रतिभाशाली युवाओं का हर साल पलायन। भाई पलायन क्यों नहीं होगा? बिहार से अच्छे इंजीनियर, अच्छे मैनेजमेंट किए हुए मैनेजर, अच्छे CEO क्यों नहीं पलायन करेंगे? बिहार में क्या है? बिहार में कौन सी कंपनी है? बिहार में कौन सा बड़ा इंजीनियरिंग प्लांट लाया कि बिहार के युवा यहाँ पर रुके हैं? ये युवा अगर रुक करके स्वरोजगार की अपेक्षा भी करते हैं सरकार से, तो फुल सपोर्ट नहीं है। एक बहुत बड़ा रिसर्च करने वाला स्टूडेंट भी बिहार में जब रिसर्च करने की बात करता है तो उसके लिए फंडिंग नहीं है। ये फंडिंग कौन करेगा? बिहार में प्रतिभा की बिल्कुल ही कमी नहीं है। ये बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है, ये समृद्ध धरती है, ये चाणक्य की धरती है,
लेकिन बात यह आती है कि इस चाणक्य और बुध की धरती पर जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो युवा क्या करेंगे? ये युवा लास्ट में अपने प्रतिभा को लेकर के बिहार से पलायन हो ही जाएंगे। तो ये बड़ी समस्या है कि प्रतिभाशाली युवाओं का पलायन शौक से नहीं होता है। हर एक युवा चाहता है कि हम अपने क्षमता से रोजगार करके अपने गांव में, समाज में रहें, समाज का विकास होगा, मेरा नाम होगा। लेकिन ये युवा तब बिहार से पलायन करते हैं जब उनको कोई आशा की किरण और बैकअप सपोर्ट बिहार में देखने को नहीं मिलता। कितने ऐसे युवा हैं जो यहाँ पर रोजगार के क्षेत्र बना सके हैं? बहुत कम, नाम मात्र के। तो ये बिल्कुल लाजमी। दूसरा है बेहतर उद्योग नीति का अभाव। बेहतर उद्योग नीति, उद्योग लाइसेंस नीति कौन जारी करता है? बिहार सरकार जारी करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग नीति बनाता है और स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग जमीन पर कार्रवाई करता है। बिहार में आपने देखा होगा गांधी मैदान के दक्षिणी पूर्वी कोने पर कि एक उद्योग भवन बना है। मैं कई बार वहां से गुजरा हूं, कई लोगों से मिला हूं। कभी कभी लौटते लोगों से मैं पूछा कि क्या आपने जो गया काम के लिए हुआ? बोले कि पूछ मत भाई, यहाँ पर लोग सिर्फ दौड़ाते रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर से लेकर फोर्थ फ्लोर तक कुछ होता नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग जाते हैं कि किसी योजना पर कुछ नीति बना दी तो बोलते हैं कि साहब नहीं आए हैं, आज साहब नहीं मिले हैं। ऐसे साहबों को जब तक आप चप्पल में कीचड़ ला के पिटिएगा नहीं तो आपकी उद्योग नीति सही नहीं होगी। बिहार में उद्योग नीति की आप बात करते हैं, बिहार में तो कितने ऐसे उद्योग हैं जो रुग्ण पड़े हैं और बंद हो चुके हैं। बिहार में चीनी मिल, भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या हुआ करती थी और बहुत परसेंटेज चीनी उत्पादन क्या हुआ करती थी। आप चले ये चीनी उद्योग सिकुड़ रहे हैं, चीनी मिलें रुग्ण हो चुकी हैं, पुरानी चीनी मिली हैं। दक्षिणी बिहार में तो लगभग अब बिल्कुल जीरो हो चुका है। उत्तरी बिहारों को सीमेंट के 25% पर आ चुका है और सरकार कहती कि हम उद्योग नीति ला रहे हैं। कौन सा उद्योग नीति भाई बिहार के पास है? कितने युवाओं को उद्योगों में रोजगार मिल रहा है? कितने युवाओं को बुलाकर उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके उद्योगों को स्थापित करने की बात की जा रही है। लोग कहते हैं तो हम 10 लाख देते हैं स्टार्टअप के लिए। बिहार में तो आप 1 साल के लिए जमीन लीज पर लेने जाएंगे तो आपको 10 लाख रुपए लग जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आपके लेवी आपसे मांग लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा आपको। पिछले 10 वर्षों में जो बिहार में अत्याचार बढ़ा है और जो हिंसा बढ़ रहा है, जो अपराधी प्रवृत्ति बढ़ी है, छुपा हुआ नहीं है। तो कहां उद्योग लगेंगे? तो अब सबसे बड़ी बात है, ये तो ट्रेडिशनल हो गए, लेकिन बिहार में सबसे बड़ा जो गरीबी की समस्या का मुख्य कारण है, खुद गरीब हैं। अब यहां पे मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं कि ये गरीब ही अपनी गरीबी कारण क्या है। देखिए, बड़ा रीजन है कि हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और लोकतंत्र में जनता ही वास्तविक मालिक होती है। लेकिन ये जनता जब 1 बोतल दारू और 500 रुपए पर अपने वोट को बेच देगा तो कैसे लोगों को चुनेगा? ऐसे बिहार में सैकड़ों विधानसभा के प्रतिनिधि हैं जिन पर भयंकर आपराधिक मामले हैं, बलात्कार से लेकर के, जमीन अपहरण से लेकर के, डकैती से लेकर के, हत्या से लेकर के, वे लोग भी फिर चुने जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। अभी आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक कोई महतो जी हैं, वो जेल से जब बाहर निकले तो उनको ये पता था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने आनंद फानन में शादी कर ली कि मेरी पत्नी पर तो कोई दाग नहीं, उन्हें टिकट मिलेगा, और उनकी पत्नी जीत भी सकती है। ऐसे जब बिहार के लोग अपने प्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे तो ये तो गरीब रहेंगे। इन्हें गरीब होने पर दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि वे स्वयं गरीब बने रहना चाहते हैं। ये ऐसे अनपढ़ गंवार जाहिलों को अपना मंत्री बना लेते हैं जिन्हें अगर उनके बेस पर छोड़ दिया जाए, उनके माँ बाप में से कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे मतलब कि कोई मंत्री नहीं रहा होगा, तो वे चने बेचने भी उनको नहीं आएंगे। और वो आपके लिए रणनीतियां बना रहे हैं, वो आपके लिए स्वास्थ्य की रणनीति बना रहे हैं, वे आपके रोजगार की रणनीति बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं? वे सिर्फ रटी रटाई बात पर एक चल रहे हैं, वो जमीन पर नहीं सोच रहे हैं। तो बिहार में गरीबी का बड़ा रीजन आप स्वयं हैं। आप अपने ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनिए जो आपके बीच में रह करके आपके लिए जमीनी स्तर पर काम को कर सके, वो काम को प्रतिनिधि समझता हो, वो जानता हो कि विकास कैसे किया जा सकता है। जब तक ऐसे लोग बिहार में चुन के नहीं आएंगे तब तक बिहार गरीब है और गरीब रहेगा, पिछड़ा है और पिछड़ा रहेगा। आप कहीं भी जाते हैं बिहार के बाहर तो आपको कहा जाता है कि देखो बिहारी आ गया, और हम लोग कहते हैं कि हम तो बिहारी हैं, हमको गर्व है बिहार पे। बिहार में किस पे गर्व भैया? सबसे बेसी पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम आय, सबसे कम शिक्षा का दर, सबसे कम औद्योगिक
उत्पादन, किस पर गर्व करते हैं? रोड पर, बिजली पर तो सभी राज्यों में है, कहां नहीं है? किस पर गर्व करेंगे बिहार में? बुद्ध थे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, मगध जनपद था, इस पर शासन करते रहेंगे। सीता माता बिहार से रहने वाले थी, इस पर गौरव करेंगे आप? कब तक आप गर्व करते रहेंगे? जब तक ये गौरव आप अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तब तक आप ऐसे गंदे प्रतिनिधियों को चुनते रहेंगे और बिहार गरीब बना रहेगा। तो बिहार में समस्याएं हैं। इसके साथ ही इस बात को छोड़ भी दिया जाए कि गरीब अपने गरीबी के लिए खुद जिम्मेवार हैं, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट है राजनीतिक इच्छा शक्ति। जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है यह बहुत ही कमजोर है। यहां के जो राजनीतिक दल हैं वो कभी भी सिर्फ खाना पूर्ति छोड़ के कि बिहार के डेवलपमेंट करने हैं, उसके अलावा वो सिर्फ एक काम करते हैं कि हमारी सरकार बनी रहे, अगली बार सत्ता में हम ही कैसे काबिज हों, अगली बार जनप्रतिनिधि हम ही चुन के क्यों आए। ये 5 साल इसी में लगाते हैं और ये 5 साल इसमें भी नहीं लगाते हैं। वे 5 साल में 4.5 साल जबरदस्त ऐश और अयासिया करते हैं और जब 6 महीना चुनाव के आते हैं तो वे बरसाती मेढक की तरफ फील्डों में निकल के और जाके दारू मुर्गा बांटते दिखते हैं, वे जाके प्रचार करते दिखते हैं। अगर ये जनप्रतिनिधि 5 साल अपने क्षेत्रों में रह के लोगों की समस्याओं को सुने जाने तो यह बिहार पुनः वही बिहार बन जाएगा जो बुद्ध की धरती हुआ करती थी, चंद्रगुप्त मौर्य का धरती और चाणक्य की धरती हुआ करती थी। लेकिन बिहार में आज जो गड़बड़ झाला है, इसके मूल में क्या है कि बिहार की पिछली 30-35 साल से जो राजनीतिक दशा और दिशा है, यही बिहार के गरीबी का मूल रीजन है। झारखंड बिहार का एक समृद्ध पार्ट था और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड को बिहार से अलग कराने में सफल ऐसे ही नहीं हुआ। एक समतल प्लेन बिहार जहां पटना हिंद, इसका तो विकास हो ही नहीं रहा था। वो गरीब आदिवासियों को लोग कुछ तो ताकते ही नहीं थे, सिर्फ माइंस और मिनरल्स को वहां से निकाल कर और सिर्फ बेचने का काम किया और जेबें भरने की बात की। अगर झारखंड को भी बिहार मिला के अपने पास रखा होता तो आज बिहार के पास एक कमाऊ धरती होता है, कमाऊ सपूत कमाई भाई होता, लेकिन वो भी हमसे अलग हो गया। आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप 2 भाई हैं, एक अच्छा खेती करता है और एक अच्छा पैसा कमाता है, दोनों अगर मिलकर रहते हैं तो घर कितनी समृद्ध हो जाती है। लेकिन वो भी नहीं हुआ, कमाने वाला भाई और खेती वाला भाई दोनों अलग हो गए। और अलग क्यों हुए कि दोनों मिलकर भी विकास दोनों चुरा रहे थे। और जब बिहार अलग हुआ तो वर्तमान इस बिहार में कुछ भी नहीं बचा था, जमीनें बची थी और कहने सुनने के लिए कि हम तो बिहार को डेवलप कर ही देंगे। तो बिहार क्यों गरीब हो रहा है? आप आज के मेरे इस क्लास से आपको बहुत लाभ मिला होगा। मैंने राजनीतिक बातें इसलिए की कि बिहार के विकास और किसी भी देश के विकास में राजनीति की और राजतंत्र की अहम मुद्दा है। राजतंत्र में इसलिए कहा कि आज तो बिहार में राजतंत्र चला रहा है, एक ही राजा लगातार कई साल से बना हुआ है और उसके पहले में राजा की पत्नी और राजा का बेटा। तो मैं लोकतंत्र कैसे कहूं? रियल में ये जो राजनीति शब्द है, इसको हटा के जब तक हम लोग लोक नीति नहीं करेंगे, लोगों के लिए नीतियां नहीं बनाएंगे, राज्य के लिए नीति बनाए। ध्यान रखिएगा, राजनीति में राज्य के लिए नीति बनाई जाती है, अपने राज्य के लिए, और लोक नीति में लोगों के लिए नीति बनाई जानी चाहिए। राजनीति शब्द को हटा के जब तक लोक नीति नहीं कही जाएगी और जनप्रतिनिधियों को लोक नीति की ओर नहीं झोंका जाएगा तो राजनीति करते रहेंगे, वे आते रहेंगे, आपका शोषण करते रहेंगे और बिहार गरीब का गरीब बना रहेगा। मेरे शब्दों से, वाणी से जिन लोगों को कष्ट हुआ उनसे मैं क्षमा चाहता हूं और मेरे क्लास से आपको अनुभव अच्छे हों तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में जो आपको शिक्षा संबंधित होगा और समाज के जागरूकता से भी बना रहेगा। धन्यवाद।